आज के इस लेक्चर में हम पर्टर्बेशन थ्योरी का दूसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि डीजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी है। अगर मैं क्विकली रिकॉल करवा सकूं आप लोगों को, तो शुरू में हमने इन प्रिंसिपल पर्टर्बेशन थ्योरी को दो मेन हिस्सों में डिवाइड किया था। एक हमने बताया था कि टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी होती है और दूसरी होती है टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी। और टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी को मजीद दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था और उसमें जो फर्स्ट था दैट वाज टाइम इंडिपेंडेंट नॉन डिजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी, और वो हमने इन कैंपस क्लासेस में कवर कर लिया है। और दूसरा हिस्सा था टाइम इंडिपेंडेंट डीजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी। तो ये हम आज के क्लास में शुरू कर रहे हैं और इसमें सबसे पहले हमने जो नॉन डिजेनरेट केस के लिए इक्वेशन ड्राइव की थी, उनको थोड़ा सा आपके सामने डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि डिजेनरेसी का मतलब क्या होता है। और उसके बाद फिर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या डिजेनरेट केस के लिए हमें किसी नई इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है या फिर वही नॉन डिजेनरेट की इक्वेशन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो फिर उसकी वजह क्या है। और उसके बाद फिर कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तो ये तकरीबन 5 लेक्चर पर ये टॉपिक ख़त्म होगा और उसके बाद फिर हमारा नया टॉपिक होगा टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी का। तो चलिए, अगर आपको याद हो कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने आपको ये बताया था कि ये जो अनपर्टर्ब्ड एनर्जी के अंदर जो करेक्शन है, दिस इज En1, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। और इसको मालूम करने के लिए हमने ये इक्वेशन ड्राइव किया था। और फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन के अंदर जो आइगन स्टेट इन्वॉल्व थे, दैट इज अनपर्टर्ब्ड आइगन स्टेट psi n naught और psi n naught. So these are two unperturbed eigenstate, जबकि H prime जो है this is perturbed Hamiltonian। तो अमूमी तौर पर हमें unperturbed state तो मालूम होती ही है, प्रॉब्लम में जो perturbed Hamiltonian है वो भी हमें बता दिया जाता है, तो फिर हम बड़ी आसानी से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कई प्रॉब्लम आप लोगों ने इस पे किए हैं और आप लोग इन इक्वेशन से वाकिफ हैं। और इसी तरह से आइगन स्टेट के लिए जो करेक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, उसे इस तरह से लिखा जाता है, जहां पे हमने एक नई इंडिसेस डिफाइन की थी m, और उसकी कंडीशन ये थी कि m n से मुख्तलिफ होगा। और यहाँ पर इनर प्रोडक्ट था दो डिफरेंट बेसिस वेक्टर्स के दरमियान, और बीच में ये perturbed Hamiltonian है। और नीचे we have a difference of energy, En ground state energy और En, in fact En unperturbed energy और Em unperturbed energy। और उसके बाद ये आइगन स्टेट है। इसी तरह से सेकेंड ऑर्डर के लिए भी हमने आइगन एनर्जीज कैलकुलेट किया था, और ये इक्वेशन अगर आप इसमें देखें तो दिस इज द अनपर्टर्ब्ड एनर्जी स्टेट, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी स्टेट। और ये इक्वेशन हमने बाकायदा ड्राइव की थी और इसको मुख्तलिफ प्रॉब्लम में इस्तेमाल भी किया है। तो ये तीन इक्वेशंस हैं जिसको हमने टाइम इंडिपेंडेंट नॉन डिजेनरेट के लिए इस्तेमाल किया था। तो चलें, अब उसके बाद हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि डिजेनरेसी का मतलब क्या होता है क्वांटम मैकेनिक्स में। An energy level is degenerate if it corresponds to two or more different eigenstates of a quantum system. Conversely, two or more different eigenstates of a quantum mechanical system are said to be degenerate if they give the same value of eigenenergy.
यानी इस फिगर में अगर आप देखें कि आपके पास डिफरेंट आइगन स्टेट्स हैं, से psi1, psi2, psi3, psi4, और ये तमाम के तमाम आइगन स्टेट अनपर्टर्ब्ड आइगन स्टेट हैं, तभी इसके ऊपर 0 0 0 लगाया गया है। लेकिन इन डिफरेंट आइगन स्टेट की जो एनर्जी है वो अगर सेम हो, यानी psi1 के करस्पॉन्डिंग E1, psi2 के करस्पॉन्डिंग E2, psi3 के करस्पॉन्डिंग E3, और इसी तरह से psi4 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी E4, अगर तमाम की तमाम एनर्जी एक ही जैसी हैं तो मैं इनको E के बराबर कह सकता हूं। तो अब अगर आपके पास डिफरेंट आइगन स्टेट्स हैं और उन तमाम की एनर्जी एक ही है, तो फिर हम उन तमाम आइगन स्टेट को डीजेनरेट आइगन स्टेट का नाम देते हैं। इससे पहले हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि जो नॉन डीजेनरेट का मतलब ये है कि अम, हर स्टेट के लिए अपनी अलग करस्पॉन्डिंग एनर्जी होगी, और दूसरे स्टेट की जो एनर्जी है वो उसकी अपनी अलग एनर्जी होगी, जो कि पहले वाली एनर्जी से मुख्तलिफ होगी। Okay, the number of different states corresponding to a same energy level is known as degree of degeneracy. अब अगर आपके पास इस डायग्राम में देखिए, तो अमूमी तौर पर ग्राउंड स्टेट जो है वो नॉन डिजेनरेट होता है, उसकी सिर्फ एक आइगन स्टेट और उसकी करस्पॉन्डिंग एक ही एनर्जी होती है। लेकिन फर्ज कर लीजिए कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है और वहां पर 3 डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं। हर एनर्जी स्टेट का अपना अलग आइगन स्टेट होगा। फर्ज कर लीजिए कि ये psi1 है, ये psi2 है, ये psi3 है। तो अब चूंकि 3 डिफरेंट स्टेट्स हैं, लेकिन उन सब की जो एनर्जी है वो सेम है। फर्ज कर लीजिए कि E1, तो यहाँ पर जो डिग्री ऑफ डीजेनरेसी होगी उसको हम कहेंगे 3-fold डीजेनरेसी, से फॉर एग्जांपल। इसी तरह से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में देख लीजिए कि आपके पास तमाम के तमाम ये जो 5 स्टेट्स हैं वो सेम एनर्जी स्टेट पे हैं, लेकिन इनके करस्पॉन्डिंग जो आइगन स्टेट है वो यकीनी तौर पर अलग होगी। यानी ये फर्ज कर लीजिए कि ये phi1 है, ये phi2 है, phi3, phi4, phi5। तो अब 5 डिफरेंट आइगन स्टेट हैं, लेकिन उन तमाम के तमाम आइगन स्टेट की करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो एक ही है। लिहाजा यहाँ पर जो डिग्री ऑफ डीजेनरेसी होगी उसको हम कहेंगे 5-fold डीजेनरेसी। नाउ लेट्स बिगिन विद द डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी। लेकिन हमें सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या जो नॉन डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी के जो इक्वेशंस हैं उसको यहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो thus far it was assumed that the energy values of each states are never same. यानी तमाम की तमाम जो आइगन स्टेट्स हैं वो नॉन डीजेनरेट थी, and if this is not the case, the correction terms can blown up to infinity. For example, आप अगर ये जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन को देखें, आइगन स्टेट में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन की ये इक्वेशन है। अब अगर फर्स्ट कर लीजिए कि ये जो इक्वेशन है ये नॉन डीजेनरेट के लिए है, और नॉन डीजेनरेट के लिए यानी ये जो साई एन है इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी थी वो ई एन होगी, और जो आइगन स्टेट साई एम है इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो ई एम थी। यानी हर स्टेट की अपनी अलग अलग एनर्जी होती है। लेकिन अगर आपके पास डीजेनरेट केस है तो फिर आपके पास डिफरेंट स्टेट की जो एनर्जी है वो सेम हो सकती है। यानी डिनोमिनेटर में ये ई एन और ई एम ये एक ही जैसी एनर्जी होगी, एक ही वैल्यू होगी। तो फिर इस सूरत में यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है ये एक ही जैसी वैल्यू के लिए तो फिर ये 0 के बराबर हो जाएगा, और जब ये 0 होगा तो पूरी की पूरी जो करेक्शन है वो that will be blown up to undetermined value. इसी तरह से आप अगर सेकेंड ऑर्डर करेक्शन को देखें तो यहाँ पर भी बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह की टर्म इन्वॉल्व है डिनोमिनेटर में।
तो डिनोमिनेटर में जो दो डिफरेंट एनर्जीज हैं वो नॉन डीजेनरेट केस के लिए तो बिल्कुल अलग होती हैं, लेकिन अगर डीजेनरेट केस है तो फिर ये एनर्जीज बराबर होंगी और जिसकी वजह से ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा और अगेन द सेकेंड ऑर्डर करेक्शन विल ब्लोन अप एज बिफोर। तो ये वजह है कि हम नॉन डीजेनरेट केस की जो इक्वेशन है उसको डीजेनरेट केस के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। लिहाजा हमें कुछ नई इक्वेशन बनानी पड़ेंगी और उसके लिए फिर हम उसी प्रोसीजर से अपनी बात शुरू करेंगे जिस प्रोसीजर का इस्तेमाल हमने शुरू में किया था। अब यहाँ पे आप पिछली स्लाइड में अगर मैं जाऊं तो आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो एनर्जी की है तो इसके डिनोमिनेटर में तो इस तरह की एनर्जी मौजूद नहीं है, तो ये इक्वेशन तो ब्लोन अप नहीं हो रही। तो क्या इसे हम डीजेनरेट केस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? तो यस, चूंकि ये ब्लोन अप नहीं हो रही है तो वी कैन यूज दिस इक्वेशन फॉर द केस ऑफ डीजेनरेट एट सम एक्सटेंट। तो जब हम इक्वेशंस बना लेंगे तो फिर मैं इस पॉइंट को दोबारा से हाईलाइट करूंगा। Therefore, if two states have the same unperturbed energy, we will get in trouble with the equation that we have derived for the case of non-degenerate state. Okay, now let's begin with the formalism of degenerate perturbation theory. और इसके लिए हम एक सिंपल केस कंसीडर कर रहे हैं। दिस इज द टू फोल्ड डिजेनरेसी। और इससे पहले मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है कि व्हाट डज मीन बाय द टू फोल्ड डिजेनरेसी। यानी वी हैव अ टू आइगन स्टेट्स विद अ सेम एनर्जी वैल्यूज। तो उसके लिए हम फर्स्ट कर लीजिए कि एक स्टेट है विच इज psi a नॉट विच इज द अनपर्टर्ब्ड एनर्जी स्टेट, और इसके ऊपर जब मैं अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन अप्लाई करूंगा तो उसके नतीजे में एक आपके पास अनपर्टर्ब्ड एनर्जी मिलेगी और फंक्शन अपने आप को रिपीट करेगा। इसी तरह से एक और आइगन स्टेट कंसीडर कर लेते हैं, उसको हम psi b कह देते हैं, और उसके ऊपर भी सेम हैमिल्टोनियन अप्लाई करेंगे और इस ऑपरेशन के नतीजे में जो एनर्जी है वो एनर्जी तो सेम होगी जो कि हमें इससे पहले मिली थी, इसलिए कि ये दोनों स्टेट विच इज psi a एंड psi b आर डीजेनरेट स्टेट, और उसके बाद फंक्शन रिपीटेड इटसेल्फ। और इन दोनों कंडीशन के ऊपर जो दो हमने डीजेनरेट स्टेट डिफाइन किए हैं, क्योंकि ये सेम हिल्बर्ट स्पेस में है, तो ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन को फुलफिल करेंगे और उनका जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर होगा। लेट्स रिकॉल दिस इज इक्वेशन नंबर 6.15. Note that any linear combination of these state can be written as follows. यानी इन दोनों आइगन स्टेट का एक हम लीनियर कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। और ये तो आप जानते ही हैं कि हिल्बर्ट स्पेस में जितने इंडिविजुअल आइगन स्टेट होते हैं, आप अगर उनका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो वो जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी उसी हिल्बर्ट स्पेस में लाई करेगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 6.16 कहते हैं। However, this new linear combination eigenstate is still an eigenstate of H naught with the same eigenvalue E naught. अब इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल रख देता हूं। यानी आपके पास अगर यानी ये अगर एक लीनियर कॉम्बिनेशन है और यहाँ पर आप अगर एक हैमिल्टोनियन अप्लाई कर दें, लेट्स से H naught,
साई नॉट और अल्फा। यहाँ पर भी अगर आप ये हैमिल्टोनियन अप्लाई कर दें प्लस बीटा एच नॉट साई बी नॉट, और इस एप्लीकेशन के नतीजे में जो एनर्जी मिलेगी वो हम इससे पहले देख चुके हैं। दोनों केस में एनर्जी सेम होगी क्योंकि ये डीजेनरेट स्टेट है। तो एनर्जी विल बी ई नॉट साई ए नॉट प्लस ई नॉट साई बी नॉट। और अगर इस एनर्जी को, चूंकि एनर्जी सेम है तो इसको हम कॉमन भी निकाल सकते हैं, और इसके बाद इसकी शक्ल कुछ ये हो जाएगी। और ये जो इक्वेशन है, अगेन दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन जो हमने इससे पहले डिफाइन किया है। तो अब आप ये देखिए कि तो अब आप अगर गौर करें कि हमने जब एक स्टेट फर्स्ट किया था साई ए, उसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी ई नॉट, और दूसरी डिजेनरेट स्टेट है साई बी, उसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी भी ई नॉट, और इन दोनों का जब हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिया तो उसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी भी ई नॉट मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि डिजेनरेट स्टेट्स इटसेल्फ गिव्स अ सेम एनर्जी, और उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वो भी वही एनर्जी देता है जो कि इंडिविजुअल आइगन स्टेट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी होती है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है डीजेनरेट स्टेट के केस में, जबकि इससे पहले नॉन डीजेनरेट के केस में ऐसा नहीं होता। तो ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये इसी हवाले से लिखी है जो मैंने आपके सामने ये अभी करके दिखाया है। आगे चलते हैं। अब ये जो एक हैमिल्टोनियन है, दिस इज अ न्यू हैमिल्टोनियन is equal to H naught, this is unperturbed Hamiltonian, plus lambda time H prime. H prime is a perturbed Hamiltonian and the lambda is strength of perturbation. So अब यहाँ पर lambda की वैल्यू वेरी होती है from 0 to 1, और अगर लैम्डा 0 होगा तो फिर इसका मतलब है कि perturbation मौजूद नहीं है and you left with unperturbed Hamiltonian. और इस चीज को अगर आप इस फिगर में देखें, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर लैम्डा है और वर्टिकल एक्सिस के ऊपर एनर्जीज है। सो इस ओरिजिन पॉइंट पर लैम्डा की वैल्यू 0 है। तो जब लैम्डा 0 होगा तो फिर इसका मतलब है कि इस इक्वेशन के मुताबिक परटर्बेशन मौजूद नहीं होगा, और अनपर्टर्ब्ड के केस में जितनी भी आपके पास स्टेट हैं उसकी एक ही एनर्जी होगी, और वो एनर्जी है ई नॉट। और जैसे ही लैम्डा की वैल्यू आप 0 से आगे की तरफ ले जाएंगे तो फिर आप ये देखिए कि ये जो एनर्जी है जो कि एक ही एनर्जी थी, अब दो एनर्जीज में तकसीम होना शुरू हो जाएगी। यानी जब लैम्डा 0 है तो एनर्जी डिजेनरेट स्टेट में है, और जब लैम्डा की वैल्यू आप बढ़ाएंगे तो फिर ये जो डीजेनरेसी है ये खत्म हो जाएगी, और एक एनर्जी जो है वो दो एनर्जीज में डिवाइड हो जाएगी। फर्स्ट कर लीजिए कि लैम्डा की वैल्यू 1 है, तो फिर आप ये देख लें कि वन एनर्जी इज एक्चुअली
यानी इस पॉइंट पर सिंगल एनर्जी है, और लैम्डा की वैल्यू जब 1 किया आपने, तो ये जो सिंगल एनर्जी है दैट इज डिवाइडेड इनटू और स्प्लिट इनटू 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी। तो इस कंसेप्ट के तहत मैं ये कह सकता हूँ कि जब आप परटर्बेशन अप्लाई नहीं करते तो सिस्टम अपनी डीजनरेट स्टेट में होता है, और लेकिन जब परटर्बेशन अप्लाई कर देते हैं तो फिर परटर्बेशन एक्चुअली सिस्टम की डीजनरेसी को रिमूव कर देता है, या दूसरे लफ्जों में ये भी कहा जा सकता है कि परटर्बेशन जनरली लिफ्ट द डीजनरेसी ऑफ द सिस्टम। तो ये लिफ्ट ऑफ डीजनरेसी का जो लफ्ज है ये ग्रिफिथ ने भी इस्तेमाल किया है, तो फिर आप इसी चीज को याद रखिए। For the moment, therefore, let's just write the good unperturbed states in the general form of equation 6.16. Keeping alpha and beta adjustable, we want to solve the Schrödinger equation for the general Hamiltonian equation. और ये जो न्यू हैमिल्टोनियन है, दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन एंड perturbed Hamiltonian along with a constant dimensionless quantity lambda. This is the strength of the external perturbation. और उसके बाद फिर पावर सीरीज का इस्तेमाल करते हुए आप एनर्जी को एक्सपेंड कर सकते हैं और आइगन स्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं, और ये एक्सपेंशन तो नॉन रीजनरेट के केस में भी आपने किया है। और उसके बाद फिर इन वैल्यूज को मैं इक्वेशन नंबर 6.18 जो कि आइगन वैल्यू इक्वेशन है, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो जब आप ऐसा करेंगे तो फिर कुछ ये सिचुएशन बन जाएगी। और यहाँ तक हमने बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से नॉन रीजनरेट केस के अंदर भी किया था, आपको याद होगा। और उसके बाद फिर हमने लैम्डास की डिफरेंट पावर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया था, और उस कंपैरिजन के नतीजे में जीरोथ ऑर्डर करेक्शन और फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन और सेकंड ऑर्डर करेक्शंस की इक्वेशन हमने बनाई थी। तो अब यहाँ पर अगर आप लैम्डा पावर 0 के कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एक तो टर्म ये है जिसमें लैम्डा की पावर 0 है, और एक टर्म ये है जिसमें लैम्डा की पावर 0 है। तो इस लिहाज से आपके पास ये इक्वेशन हो जाएगी, एंड दिस इज कॉल्ड जीरोथ ऑर्डर करेक्शन, जो कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल परटर्बेशन है। और जब आप इस इक्वेशन में लैम्डा पावर 1 के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो आपके पास ये एक इक्वेशन बन जाएगी। सो दिस इज द कोफिशिएंट्स ऑफ लैम्डा पावर 1, और ये इक्वेशन जो है ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन कहलाएगी। ये जो E1 है, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन आफ्टर द परटर्बेशन, और ये जो H प्राइम है, दिस इज परटर्बेशन हैमिल्टोनियन, और H नॉट के बारे में आप जानते हैं, दिस इज द अनपर्टर्ब्ड इंट्रिंसिक हैमिल्टोनियन। और ये इक्वेशन भी एग्जैक्टली इसी तरह से नॉन डीजनरेट के केस में हमने हासिल की थी। अब ये जो इक्वेशन है ये उस केस से जरा सी मुख्तलिफ है, और वो मुख्तलिफ क्या है कि ये जो साई नॉट है, दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट आइगन स्टेट। तो यानी इसकी वैल्यू हमने शुरू में इस तरह से डिफाइन किया है। तो इसको मैं अब इस साई नॉट यहाँ पर और राइट हैंड साइड के ऊपर मैं सब्स्टिट्यूट करने लगा हूँ। तो इस सब्स्टिट्यूशन के नतीजे में आपको ये इक्वेशन मिलेगी, यानी साई नॉट की जगह पर मैंने ये सब लीनियर कॉम्बिनेशन डाल दिया, और इस साई नॉट की जगह पर ये लीनियर कॉम्बिनेशन in terms of psi A and psi B along with a coefficient alpha and beta मैंने लिख दिया है। ओके, इसके बाद फिर आप H प्राइम जो कि perturbed हैमिल्टोनियन है, इसको आप इस ब्रैकेट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दें, और राइट साइड पर E1 को भी आप इस ब्रैकेट में
इनकॉर्पोरेट कर देंगे तो फिर आपके पास इस तरह से ये इक्वेशन बन जाएगी. Now, in order to determine E1, which is the first order correction in energy, हमें क्या करना चाहिए? हमें psi A के साथ इस पूरे वेक्टर का एक इनर प्रोडक्ट लेने की जरूरत है. Therefore, हम E1 निकाल सकते हैं. और एक E1 यहाँ पर भी मौजूद है जिसके साथ psi B है. तो अब आप psi B के साथ भी ये काम कर सकते हैं. लेकिन फिलहाल मैं psi A के साथ कर रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं psi B के ऊपर भी आता हूँ. इनफैक्ट हमें दोनों के साथ ही इनर प्रोडक्ट लेना होगा क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल हैं वो दो हैं, यानी अल्फा और बीटा. सो लेट्स टेक अ इनर प्रोडक्ट विद द ब्रा वेक्टर ऑफ psi A नॉट. और इसको जब आप इसका इनर प्रोडक्ट लेंगे तो फिर आप देख लें, ये चीज़ें पहले भी आप कर चुके हैं तो मैं इनकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ. तो हर टर्म्स में आपने इसके psi A का जो ब्रा वेक्टर है इसके साथ इनर प्रोडक्ट ले लिया है. राइट साइड के ऊपर ये कांस्टेंट हैं तो इनको डिराक नोटेशन में लिखने की ज़रूरत नहीं है. Now this is the same equation as previous. अब यहाँ पर आप अगर फर्स्ट टर्म को जरा गौर से देखें तो once again we can apply this h naught to this bra vector क्योंकि राइट साइड पे तो ये perturbed स्टेट है जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है. तो मैं इस h naught को ब्रा वेक्टर पे अप्लाई कर रहा हूँ और इसको जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके नतीजे में आपके पास E नॉट और उसके बाद फंक्शन अपने आप को रिपीट करेगा और उसके बाद कैट वेक्टर. तो ये जो टर्म है दिस इज एग्जैक्टली अवेलेबल ऑन द राइट साइड. तो अब यानी इसको जब आप अप्लाई करेंगे तो फिर ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे. और एक ऑपरेशन आप और देख सकते हैं, इसको देखिए. ये चूंकि डिफरेंट बेसिस हैं, ऑर्थोनॉर्मल प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे तो फिर ये 0 के बराबर हो जाएगा. और यहाँ पर चूंकि दोनों सेम बेसिस हैं और अकॉर्डिंग टू द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ये 1 के बराबर हो जाएगा. तो इक्वेशन हमारी रिड्यूस होके कुछ इस सूरत में आ जाएगी. ओके, सो ये जो आपके पास डिराक नोटेशन है ये एक आप जानते हैं कि दिस कैन आल्सो बी रिटन इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट और इसी तरह से इसको भी आप मैट्रिक्स एलिमेंट में लिख सकते हैं. तो यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स एलिमेंट डिफाइन कर रहे हैं जिसको W मैट्रिक्स कहा जाता है. अब यहाँ पे चूंकि बेसिस सेम है और यहाँ पर एक परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन भी इन्वॉल्व है तो मैं इसको इस वाले मैट्रिक्स एलिमेंट को WAA कह रहा हूँ और ये जो मैट्रिक्स बनेगा चूंकि डिफरेंट बेसिस हैं तो मैं इसको WAB का नाम दूंगा और राइट साइड के ऊपर अल्फा E1 है. इससे पहले भी आप जानते हैं कि जब भी मैट्रिक्स लिखना हो तो उसका यही तरीका होता है. Wij psi I naught H prime psi j naught, where I and j in our case are A and B respectively. And the WAA and WAB are called W matrix. और इसको अगर हमें लिखना हो तो हम इस तरह से लिख सकते हैं. तो किसी भी डिराक नोटेशन को इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स में लिखना हो तो इस तरह लिखा जा सकता है. अब हमारे पास चूंकि सिर्फ 2 स्टेट्स हैं तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो 2x2 ऑर्डर की बनेगी. लेकिन ये जो मैट्रिक्स है ये 3x3, 4x4 और n/n की भी हो सकती है. It depends upon the number of eigenstates in the case.
तो ये इस इक्वेशन को जो हमें इन ऑपरेशंस के बाद हासिल हुई है, इसको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस तरह से लिखी जा सकती है। इसको नाम दे दीजिए 6.21। और बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं पिछली स्लाइड पे जाऊं जहां से हमने इनर प्रोडक्ट लिया था, यस, इस केस में हमने आपको बताया था कि हम साई ए के बड़ा वेक्टर के साथ इस इक्वेशन का इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं। अब हम एक काम और करते हैं, क्योंकि E1 यहाँ पर भी है, तो मैं phi b के बड़ा वेक्टर से इस पूरी इक्वेशन का इनर प्रोडक्ट लूंगा और इन तमाम प्रोसीजर से आप गुजरेंगे और उसके बाद फिर आपके पास एक इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ W मैट्रिक्स। तो ये मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, आप इसको अटेम्प्ट करें और देखें कि आप यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं या नहीं। अगर प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो now we got two equations in terms of alpha and beta, और वो दो इक्वेशन हैं ये वाली. This is equation number 6.21 and this is equation number 6.23. Now, after solving these two equations by elimination method, we can get E1. यहाँ से हम E1 निकाल सकते हैं इसको। अब इसको हम मैट्रिक्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और सिंपल एल्जेब्रिक मेथड से भी, जिसको हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। तो चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मैं इक्वेशन नंबर 6.23 को, यानी इस इक्वेशन को WAB से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और जब आप ऐसा करेंगे तो फिर आपके पास ये इक्वेशन मिल जाएगी। ओके, और उसके बाद फिर ये जो राइट साइड पे टर्म्स है इसको लेफ्ट साइड पे ले आइए और कॉमन निकाल लीजिए, तो कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाती है। ये वही इक्वेशन है। नाउ सब्स्टिट्यूट फ्रॉम इक्वेशन 6.21 BWAB की वैल्यू मैं ऊपर वाली इक्वेशन में, यानी बीटा WAB है, इसकी जगह पर मैं ये इक्वेशन रख रहा हूं। तो जब यहाँ पे रखेंगे ये ब्रैकेट आ जाएगी और उसके बाद फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे दो ब्रैकेट्स को, और इस मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में आपके पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगी। इसको आप थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे, यानी E1 पावर 2 है और कुछ टर्म्स में E1 और E1 है और कुछ टर्म्स कांस्टेंट है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके कोफिशिएंट को यहाँ से ख़त्म करना है, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को -1 बाय अल्फा से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, और उसके बाद ज़रा सी रिफ्रेजिंग है, तो फिर आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी कि E1 स्क्वायर माइनस E1 ब्रैकेट WAA प्लस WBB प्लस WAA प्लस WBB माइनस WAB इंटू WBA। ओके, और इसको जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के सॉल्व करेंगे तो फिर आपके पास दो एनर्जीज की वैल्यू मिल जाएंगे, और दो एनर्जी की वैल्यू इसलिए मिलेगी क्योंकि यहाँ पर दो साइन मौजूद हैं। तो पॉजिटिव एनर्जी, यानी पॉजिटिव स्टेट की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव की वजह से आएंगी, और नेगेटिव स्टेट की एनर्जी नेगेटिव की वजह से आएगी। अब यहाँ पर इस नेगेटिव का मतलब ये हरगिज नहीं है कि एनर्जी नेगेटिव है। आई मीन दिस इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट। जो अपर स्टेट है उसको हम E+ कहते हैं, और जो लोअर स्टेट है वो E- है।
क्योंकि शुरू में हमने आपके सामने एक ग्राफ रखा था। उस ग्राफ की तरफ अगर मैं दोबारा से जाऊं तो जब सिस्टम में डीजेनरेसी है तो फिर एक ही एनर्जी है, और जैसे ही आप परटर्बेशन अप्लाई करते हैं तो डीजेनरेसी रिमूव हो जाती है और सिंगल एनर्जी स्टेट डिवाइड हो जाती है दो एनर्जी स्टेट में। तो इस ऊपर वाली एनर्जी स्टेट को हम E प्लस कह देंगे और नीचे वाली एनर्जी स्टेट को E माइनस कह देंगे। तो दोनों के अंदर करेक्शन होगी और उस करेक्शन को हमने अभी आपके सामने निकाला है। अब इस इक्वेशन में ये जो टर्म है WAB एंड WBA, इसको मैं WAB को इस तरह से लिख सकता हूँ क्योंकि ये मैट्रिक्स एलिमेंट है इन टर्म्स ऑफ H प्राइम। तो इस मैट्रिक्स एलिमेंट को इन टर्म्स ऑफ डिराक नोटेशन इस तरह से लिखा जा सकता है। अब अगर इनका कंजुगेट ले लें तो फिर ये दोनों तरफ आप कंजुगेट अप्लाई कर देंगे, और डिराक नोटेशन में आप जानते हैं कि जब कंजुगेट लेते हैं तो कैट वेक्टर ब्रा वेक्टर एंड ब्रा वेक्टर कैट वेक्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ये जो डिराक नोटेशन है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, और इसको अगर मैं W मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूंगा तो ये बराबर होगा WBA के। इसका मतलब ये हुआ कि WAB कंजुगेट जो है वो WBA के बराबर है। तो जो WBA है इसकी जगह पर मैं WAB कंजुगेट लिख सकता हूं। तो WAB कंजुगेट और WAB दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो फिर आप ये जानते हैं कि स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है, और उसके बाद फिर अगले स्टेप में मैं इसको -4 WAB होल स्क्वायर कर सकता हूँ। तो ये एक फाइनल इक्वेशन हमें हासिल हुई है। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन this is the first order correction because of the perturbation on the degenerated state. Finally, we get two perturbed energy corrections, E plus and E minus, against our two-fold degenerated state, psi is equals to alpha psi A plus beta psi B. Okay, so मैं एक दफा दोबारा से आपके सामने इन तीन इक्वेशंस को रख देता हूं। यानी इस इक्वेशन से हमने अपनी बात शुरू की थी और उसके बाद दो इक्वेशन हमने खुद ही बनाई हैं बाय जस्ट कंसीडरिंग द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। और ये इक्वेशन जो है वो हमने इन दोनों को सॉल्व करके हासिल किया है, और यहाँ से हमने अल्फा बीटा को भी रिमूव किया है, और ये जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी है दिस इज ओनली डिपेंड्स ऑन द W मैट्रिक्स, और W मैट्रिक्स को हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं अगर हमें H प्राइम मालूम हो। लेट्स कंसीडर द फर्स्ट केस, यानी आपके पास ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। मैं ये फर्ज कर रहा हूं कि अल्फा 0 के बराबर है, यानी जो सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ इस स्टेट में मौजूद है। तो अल्फा अगर 0 के बराबर है तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन बीटा जो है वो 1 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों तो 0 के बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर तो लीनियर कॉम्बिनेशन कोलैप्स हो जाएगा। तो अगर हम ये फर्ज कर रहे हैं कि अल्फा 0 है तो फिर लाजमी बात है कि बीटा मस्ट बी 1। Thus equation 6.21 consider this equation। इस इक्वेशन में अगर मैं इन कंडीशन को इनकॉर्पोरेट कर दूं, यानी अल्फा 0 और बीटा 1, तो देखिए ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, और राइट साइड पे ये टर्म भी 0 के बराबर हो जाएगी, और बीटा WAB 0 के बराबर होगा। अब दो टर्म्स हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर है, तो
अब या तो ये दोनों जीरो हों या एटलीस्ट कोई एक जीरो के बराबर हो, तो बीटा तो नॉन जीरो है, तो फिर जाहिर है WAB जीरो के बराबर होगा, और इसे मैंने यहाँ पे लिखा है और इसे हम अभी इस्तेमाल करने लगे हैं। Now let's consider equation 6.23. This is our second equation. इसके अंदर अगर मैं इन चीजों को इनकॉर्पोरेट करूं, यानी अल्फा 0 करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, बीटा 1 है तो फिर WBB हो जाएगा, और बीटा यहाँ पर भी 1 रख दीजिए, तो E1 बराबर हो जाएगा WBB. So this is in fact a first order correction in terms of W matrix, और इसको आप in terms of Dirac notation इस तरह से लिख सकते हैं, और इसको आप यकीनी तौर पर सॉल्व भी कर सकते हैं। आप जानते हैं कि अगर ये परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन मालूम है और ये अनपरटर्ब्ड जो आइगन स्टेट हैं ये तो आपको मालूम होते ही हैं, तो फिर आप इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। The same result can also get from equation 6.26 with the negative sign using WAB is equals to 0. अब ये जो चीजें हैं ये तो हमने इन दोनों इक्वेशन से हासिल की हैं। इस इक्वेशन से भी एग्जैक्टली यही चीज हासिल की जा सकती है। कैसे? देखिए, WAB 0 है तो WAB 0 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, और जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर WAA माइनस WBB का जो होल स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो जाएगा, तो यू लेफ्ट विद ओनली WAA माइनस WBB। और अब यहाँ पे दो साइन है, प्लस और माइनस, तो नेगेटिव साइन अगर आप कंसीडर कर लें तो नेगेटिव साइन की वजह से ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो WAA कैंसिल हो जाएंगे, WBB ऐड हो जाएंगे, तो यू विल हैव 2 WBB, और उसके बाद ये बाहर 1/2 है, तो ये जो आपके पास E1 है वो आपके पास आ जाएगा WBB। ओके, नाउ केस 2 की बात कर लें। नाउ केस 2 के अंदर अगर हम फर्स्ट कर लें कि सिस्टम साई ए स्टेट में है तो बीटा को 0 कर दिया जाए, और अकॉर्डिंग टू द लीनियर कॉम्बिनेशन स्टेट अल्फा 1 के बराबर होगा, और जब आप ये चीजें इक्वेशन नंबर 2-3 के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बीटा 0 हो गया, ये बीटा भी 0 हो गया, तो WBA जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा। ओके, और इक्वेशन नंबर 6.21 के अंदर जब आप चीजें इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपके पास देखिए बीटा 0 है तो ये 0 हो गया, और अल्फा 1 है तो E1 बराबर आ जाएगा WAA, और इसको आप डिराक नोटेशन में भी लिख सकते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ W मैट्रिक्स ये WAA होगा और डिराक नोटेशन ये होगा। और सिमिलरली आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो हासिल की हुई इक्वेशन है यहाँ से भी आप ये हासिल कर सकते हैं और सेम रिजल्ट आएगा, और आना भी चाहिए क्योंकि ये जो इक्वेशन बनी है वो इन दोनों इक्वेशन से ही मिलके बनी है। Okay, so two perturbed energy correction E plus and E minus are as follows. तो ये दो हमने करेक्शन निकाल ली हैं, और इस ग्राफ के मुताबिक जब आप लैम्डा 0 है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर लैम्डा है, लैम्डा 0 है इसका मतलब है कि सिस्टम अपनी डीजेनरेट स्टेट में है, यानी एक ही एनर्जी होगी तमाम आइगन स्टेट की। लेकिन जैसे ही आप परटर्बेशन अप्लाई करेंगे, यानी लैम्डा को 0 से जरा सा बढ़ाएंगे, तो फिर सिस्टम की डीजेनरेसी रिमूव हो जाएगी और सिस्टम दो डिफरेंट एनर्जी स्टेट के अंदर स्प्लिट हो जाएगा, और वो दोनों स्टेट्स ये हमने अभी निकाल ली हैं। सो द बॉटम स्टेट इज E minus
and the top state is E plus, और इसके corresponding जो आइगन स्टेट होगा वो psi माइनस होगा, जो कि अल्फा जहां पे हमने 1 लिया हुआ था और बीटा को हमने 0 कर दिया था। इस पूरे को भी आप 0 कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आपकी आसानी के लिए इसको लिखा है, और इसको मजीद आगे आप सिर्फ psi a नॉट कर सकते हैं। इसी तरह से जो अपर स्टेट है उसका जो आइगन स्टेट बनेगा वो अल्फा 0 और बीटा 1 के बराबर होगा। So psi plus and psi minus are called good states and also follows the orthogonal properties, that is इन दोनों स्टेट को जब आप इनर प्रोडक्ट में लिखेंगे तो you will have 0. Okay, so that's it from the today's lecture. नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से अपनी बात को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।